अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खास तौर पे प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वालों जिनका कल है 17 तारीख को फिजिक्स का पेपर। वो परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि जब से सीएस का पेपर आया उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर इस वजह से दिया कि आप लोगों को खुद पता चल सके कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्योस किया है। जनरल साइंस के पेपर के आने से क्योस हुआ है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल मुझसे ये था कि सर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जनरल साइंस वालों के पेपर में, तो क्या वो वापस क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाएंगे क्या? तो सवाल जवाब सुन लो इसका कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेपर का ट्रेंड पिछले साल से जब ये अलग अलग पेपर होना शुरू हुए तो आपके पेपर का ट्रेंड अलग हो चुका है। जनरल साइंस वालों के पेपर का ट्रेंड जो है वो अलग हो चुका है। अब इसकी मैं तुम लोगों को प्रूफ भी देता हूँ। मैं क्योंकि करता हूँ लॉजिकल बात, मैं हवा में उड़ी हुई बात नहीं करता, या मैं पूरी बुकें तुम्हारे सामने खोल खोल के इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा। पूरी बुक मेरे दिमाग में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी अप्रोच है। तो समझो मेरी बात। 2024 में 2024 में पिछले साल जनरल साइंस और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों का अलग अलग पेपर हुआ। उसमें आया एक सवाल इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ही साल में दोनों के पेपर में। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद चाहो तो कंफर्म कर लेना। अब इस एग्जाम्पल के बाद ये सवाल तुम लोगों के माइंड से हट जाना चाहिए कि जो उसमें आ चुका है जनरल साइंस के पेपर में, जनरल साइंस के फिजिक्स के पेपर में, वो क्या प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में आ सकता है? हाँ भाई, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है। ठीक है भाई। अब मेरी बात सुन लो। मैं तुम लोगों को 1 मिनट का स्ट्रक्चर रिव्यू कराऊंगा कि सर क्यों स्ट्रक्चर के पीछे पीछे पड़े हैं। मैं तुम लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर से हटाया अब हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बताएं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बताएं। भाई ये सुन लो, समझ लो। अगर ये बात तुम लोगों के जहन में बैठ गई, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, तो तुम लोगों को फिजिक्स में इससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, तुम लोगों के अगला साल भी अच्छा होगा इससे। फिजिक्स से तुम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि फिजिक्स का स्ट्रक्चर सेकंड ईयर के लिए क्या है। वो अभी मैं पोस्ट कर दूंगा सेकंड ईयर वालों के लिए, तो तब भी पता चल जाएगा। मगर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करोगे ताकि तुम लोगों की फिजिक्स शुरू साल से आसान हो। अभी फिजिक्स शुरू साल से आसान नहीं हुई है। अब सुन लो ये वॉइस मैसेज, तुम लोगों के लिए रिव्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर का रिव्यू। स्ट्रक्चर में मैंने बताया फिजिक्स के 14 चैप्टर, वो 14 चैप्टर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, पहला मेजरमेंट का चैप्टर। सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक। ये सेक्शन का नाम है मैकेनिक्स। इसमें दूसरे से लेके 7वें तक चैप्टर आते हैं। फिर सेक्शन 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन का नाम है। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। फिर सेक्शन नंबर 4 वेव्स एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है। वेव्स एंड कम्युनिकेशन में 4 चैप्टर आते हैं आखिर के, 11, 12, 13, 14। ये है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पूरे फिजिक्स के कोर्स की। इसी से पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर तुम सेक्शन इंपॉर्टेंट निकाल लो या सेक्शन इंपॉर्टेंट कम पता कर रहे हो, तो तुम लोग पूरा चैप्टर्स उसके एक्सपेल कर रहे हो, जो कि बात मैंने तुम लोगों को पहले बताने की कोशिश करी। तुम लोग क्या चल रहे हो? चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हो। चैप्टर बाय चैप्टर चलने में मुश्किल क्या हो रही है तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन ज्यादा हो गई ना तुम लोगों की, तो तुम लोगों को इंपॉर्टेंट निकालना मुश्किल हो गया। अब सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट निकालोगे ना, तुम लोगों के लिए उतना ही आसान होगा कि सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट कैसे निकलेंगे। इस सेक्शन की परसेंटेज कल के बोर्ड के पेपर 17 तारीख के बोर्ड के पेपर में क्या बनेगी। ठीक है भाई। तो मैंने जो रिव्यू कराया था वो रिव्यू सुन लो। सेक्शन 2 से आपके जो लॉन्ग बनने के चांसेस हैं, पहले सेक्शन 2 से आपके 3 लॉन्ग बनने के भी चांसेस हैं, 2 लॉन्ग बनने के भी चांसेस हैं। ज्यादातर 3 लॉन्ग बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 7 तक। फिर सेक्शन 3 में आपके 1 लॉन्ग बनने का चांस था, वो मैंने सीएस के पेपर में दिखा भी दिया आपको। फिर सेक्शन 4 में आपके 2 लॉन्ग या 3 लॉन्ग बनने के चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली 2 लॉन्ग बनने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे ये 6 लॉन्ग। अब तुम लोगों की जो परेशानी बढ़ी है वो कब बढ़ी है? जब जनरल साइंस वालों का फिजिक्स का पेपर आया है। ठीक है, मान लो बात तभी बढ़ी है। अब सुन लो,
ये सेक्शन वाइज सिनेरियो तो मैंने लॉन्ग्स का तुम लोगों को बता दिया कि कितने नंबर ऑफ लॉन्ग्स बनेंगे, अभी लॉन्ग्स नहीं बताया, अभी लॉन्ग्स भी बताऊंगा। फिर उसके बाद सेक्शन बी में जो मेजर पार्ट होता है न्यूमेरिकल का, इनका सेक्शन वाइज रिव्यू कर लो जरा। सेक्शन वन में एक ही सब, पहले तो बता दूं न्यूमेरिकल्स आएंगे कितने। न्यूमेरिकल्स 8 आएंगे, डायमेंशन का सवाल नहीं बता रहा। न्यूमेरिकल्स 8 आएंगे या फिर 7 आएंगे। अब अगर न्यूमेरिकल 8 आएंगे तो वो न्यूमेरिकल किस सेक्शन से बनने, सेक्शन नंबर 2 से बनने। सेक्शन नंबर 2 के जो 6 चैप्टर है ना 2 से लेके 7वें तक, उससे बनने। सेक्शन नंबर 3 से बनने, जो 3 चैप्टर है सेक्शन 3 के 8 9 10 उसमें से बनने। जो 4 फिर सेक्शन नंबर 4 जो है उसमें से जो 11 से 14 के 11 से 13 तक चैप्टर है उसमें से बनने। यानी आपके लॉन्ग्स कहां से बनने, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक बनने टोटल। उसके अलावा लॉन्ग यहाँ पे आगे पीछे किसी से नहीं बनने। अब इनमें सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 2 जिसमें 6 चैप्टर इंक्लूड हैं, उसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग्स बनने के चांसेस हैं कल के पेपर में। 3 भी बन सकते हैं, 4 लॉन्ग 4 न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी के लिए बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं सेक्शन 2 से। फिर सेक्शन 3 से एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, फिर 2 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। फिर सेक्शन नंबर 4 से 2 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इस तरीके से 3 2 2 करके 7 हो जाएंगे, या फिर 4 2 2 करके, या फिर 4 3, या फिर 4 3 1 करके, या फिर 3 3 2 करके आपके इस तरीके से 8 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन न्यूमेरिकल के लिए, वो सेक्शन नंबर 2 के 6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन नंबर 4 के आखिर के 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग ये 2 सेक्शंस भी करके चले गए तो तुम लोग कंफर्म्ड है 5 न्यूमेरिकल कल के पेपर में क्लिक कर जाएंगे। और एक डायमेंशन का सवाल पीछे बचेंगे तुम्हारे 3 शॉर्ट्स थ्योरी के, फिर वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मगर मैं प्रेफर ये करूंगा कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट अटेम्प्ट करो, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट अटेम्प्ट करो। पूरा का पूरा नहीं कर सकते तो 8 आ रहे हैं तो 7 अटेम्प्ट करो, 6 अटेम्प्ट करो। 8 आ रहे हैं तो 6 अटेम्प्ट करोगे, एक डायमेंशन का सवाल अटेम्प्ट करोगे, आपके हो जाएंगे 7 शॉर्ट। 7 शॉर्ट हो जाएंगे, फिर 2 थ्योरी के शॉर्ट्स बचेंगे। तो थ्योरी पे रिलाई कम करो, थ्योरी के शॉर्ट्स पे रिलाई कम करो। थ्योरी के शॉर्ट्स पे रिलाई कर रहे हो तो ऐसे शॉर्ट्स पे रिलाई करो जो कि शॉर्ट डेरिवेशन वाले सवाल है। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे चैप्टर 4 में जो जो बन सकता है वो है एंगल ऑफ बैंकिंग का शॉर्ट इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल शॉर्ट जो है ना वो आंखें बंद करके तुम लोगों को मैंने टारगेट पेपर से करना है, वहीं से लगेंगे शॉर्ट इंपॉर्टेंट, और कहीं से नहीं लगेंगे। ठीक है भाई, तो तुम लोगों को मैंने बता दिया ये सिनेरियो कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल के लिए। अगर सेक्शन नंबर 2 3 4 में से 2 कोई सेक्शन करके जाते हो तो तुम लोग 5 न्यूमेरिकल, कम से कम 5 न्यूमेरिकल क्लिक करेंगे, एक डायमेंशन का सवाल क्लिक करेगा, और पीछे फिर तुम्हें 3 न्यूमेरिकल 3 शॉर्ट्स जो हैं थ्योरी के वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में। और मैंने तुम लोगों को बता दिया कि किन शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस रखो, जो शॉर्ट डेरिवेशन वाले शॉर्ट्स है ना उन पे ज्यादा फोकस रखो। ये हो गया न्यूमेरिकल का सिनेरियो, यही आएगा कल न्यूमेरिकल का सिनेरियो। टारगेट पेपर में जो न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं उन्हीं में से आएंगे न्यूमेरिकल्स, और कहीं से नहीं आने। ठीक है, तो मैं प्रेफर ये करूंगा 2 सेक्शंस के जो न्यूमेरिकल है ना वो बहुत पक्के करके चले जाओ, ऐसे पक्के करके जाओ जिसमें तुम्हें आंसर पता हो। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा न्यूमेरिकल। भाई मैंने जब भी सोल्यूशन सब वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करी हुई, और मेरे टारगेट पेपर को फोकस करना है। जिसके पास टारगेट पेपर नहीं है वो मुझसे टारगेट पेपर लाजमी ले ले। मैंने वैसे सारी लिंक्स जो है अपने तीनों ग्रुप्स में जो है वो पोस्ट कर दी। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे जो तुम लोगों की परेशानी है वो परेशानी किस में है, वो परेशानी है तुम लोगों के लॉन्ग्स में। लॉन्ग्स में क्या परेशानी है कि सर जो सेक्शन जो जनरल साइंस के पेपर में लॉन्ग आ गया, क्या वो हमारे पेपर में नहीं आएंगे क्या? भाई ये तो जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तो इसका सवाल निकाल देना दिमाग से। मैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ जवाब दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सवाल 24 के एयर में दोनों में आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 में 6 चैप्टर हैं 2 से लेके 7वें तक। सेक्शन नंबर 4 में 4 चैप्टर हैं 11 से लेके 14 तक, मगर 13वां चैप्टर शॉर्ट के लिए ही 14वां चैप्टर शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 11 से 13 तक काउंट करो सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 को लॉन्ग्स के लिए 11वां 12वां 13वें चैप्टर में से ही बनेंगे।
तो इन दोनों सेक्शंस के इंपॉर्टेंट लॉन्ग सबसे पहले डिस्कस करता हूं। अच्छा, मैं वो सिनेरियो भी डिस्कस करूंगा कि जो कंबाइंड लॉन्ग का सिनेरियो, कंबाइंड शॉर्ट्स मिलके लॉन्ग का सिनेरियो बन सकता है इन सेक्शंस में से, वो सिनेरियो भी डिस्कस करूंगा। तो सुनो अब ये बात। सबसे पहले सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं तो इसमें दूसरे से लेके 7वें चैप्टर तक की बात कर रहा हूं। सेक्शन 2 में एडिशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के चैप्टर, कल के पेपर में आ रहा है, समझ में आ गई। चौथा फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो लॉन्ग है, दो लॉन्ग में से एक लॉन्ग कल के पेपर में आएगा लाजमी, ठीक है। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ये आपके हो गए, ये आपके हो गए 7 लॉन्ग जो कि मैंने आपके निकाले सेक्शन 2 से। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं भाई? बर्नौलीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तुम लोग शॉर्ट के लिए करोगे, वो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आसान सी डेरिवेशन है, करके जाना, छोड़ के मत जाना भाई वो, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आगे बात समझ में। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपके हो गए किसके लिए इंपॉर्टेंट? ये सवाल आपके हो गए सेक्शन 2 से लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 के कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं? दूसरे से लेके 7वें चैप्टर तक, यानी 6 चैप्टर्स जो इंक्लूड हैं। फिर आ जाओ सेक्शन 4, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग्स के लिए, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉन्ग्स के लिए, जिसमें 11वें 12वें 13वें चैप्टर से लॉन्ग बनेंगे। तो उसमें लॉन्ग्स की कहानी सुन लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, जो कि एसएचएम प्रूफ करना है, और उसकी वेलोसिटी की डेरिवेशन। सीएस के पेपर में आया प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल एसएचएम प्रूफ करो, तो आपका वेलोसिटी वाला आ सकता है। ये दोनों करके जाना, एक नहीं करके जाना, दोनों करके जाना, दोनों भी आ सकते हैं, मगर वेलोसिटी वाला जो इसकी वेलोसिटी की डेरिवेशन का सवाल है वो लाजमी आ सकता है कल के पेपर में, अगर अकेला आएगा तो, ठीक है भाई। फिर दूसरा जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है इसमें, वो न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, सीएस के पेपर में आया मगर भाई इंपॉर्टेंट है। डॉपलर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डॉपलर्स इफेक्ट के बाद यंग्स डबल स्लिट, न्यूटन्स रिंग, डायफ्रैक्शन की रेटिंग। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका है यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट कल के पेपर में आएगा लाजमी। और अगर तीन आखिर के तीन यंग्स डबल स्लिट, न्यूटन्स रिंग और डायफ्रैक्शन की रेटिंग में से इंपॉर्टेंट बताऊं तो दो इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट और न्यूटन्स रिंग। डायफ्रैक्शन की रेटिंग इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया सेक्शन 4 का सिनेरियो। फिर एक लॉन्ग जो कि तुम लोग नहीं सोच रहे होगे सेक्शन 4 में आ सकता है, यानी 11वें 12वें 13वें चैप्टर में से आ सकता है, वो है मोशन ऑफ स्प्रिंग मास प्रूफ करो कि एसएचएम है। ये इंक्लूड है भाई, रिड्यूस नहीं है, सिर्फ ये एसएचएम प्रूफ करने का कि स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो एसएचएम है, प्रूफ करो। इसमें क्या होगी, स्प्रिंग मास सिस्टम के एक्सेलरेशन की डेरिवेशन होगी बस, और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये लॉन्ग के सिनेरियो भी बन के आ सकता है। तो सेक्शन 4 से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल निकालूं सबसे, यंग्स डबल स्लिट, डॉपलर्स इफेक्ट, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, और प्रोजेक्शन वाले सवाल में वेलोसिटी वाली डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सेक्शन 4, यानी 11वां 12वां 13वां चैप्टर। फिर आ गए सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में बोला था मैंने कि एक लॉन्ग बनेगा, और वो एक लॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ तो 8 9 10 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो वो एक लॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिड्यूस होने के बाद, इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई रिड्यूस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई ना करे, ठीक है। तो वो एक लॉन्ग वही बनता था कैपेसिटेंस और इसके केसेस, जब प्लेट्स के बीच में एयर फिल्ड है, या प्लेट्स के बीच में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो फिल्ड है। तो कैपेसिटेंस वाला जो लॉन्ग है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का ये जो सवाल होगा ना, ये कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जनरल साइंस के फिजिक्स के पेपर से, वो ये वाला सवाल रिपीट हो सकता है। आ गई बात समझ में। फिर सेक्शन 3 के वो कंबाइंड शॉर्ट्स जो कि लॉन्ग बन के आ सकते हैं, मैंने बताया था किरचॉफ लॉस, दोनों लॉस, किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ की एक्सप्लेनेशन, दोनों जो है वो आपका कंबाइन होके इसका सेक्शन 3 से एक लॉन्ग बन सकता है। मतलब ये तुम लोग शॉर्ट के लिए करोगे तो वो आ सकता है कि एक लॉन्ग में आ जाए,
ठीक है। फिर एक और लॉन्ग चैप्टर 8 से इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने बताया कि रिड्यूस हो चुका है। फिर चैप्टर 8 से एक और लॉन्ग की कहानी जो बन सकती है, तुम्हारे दिमाग, तुम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, वो ये बन सकती है कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बताओ। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर इज इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसमें क्या होता है कि एक स्फीयर होता है, उसके अंदर सेंटर में एक चार्ज इनक्लोज होता है, तो वो चार्ज जो है ना अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर से गुजर रही है, तो उस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई? तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी डेरिवेशन करनी है। ये इंपॉर्टेंट है गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट के साथ, प्लस कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन और जीरो कंडीशन आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंबाइंड शॉर्ट्स बन सकता है लॉन्ग के लिए। ठीक है, बाकी ये लॉन्ग शॉर्ट के लिए मतलब ये जो कंबाइंड शॉर्ट्स बताए लॉन्ग के लिए, शॉर्ट्स के लिए तो करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर ये लॉन्ग का सिनेरियो ये बन के आ सकता है, बन के आ सकता है, बन के आ सकता है, याद रखना। ठीक है, तो ये शॉर्ट्स के लिए लाजमी करके जाना, करके चले जाना। और बाकी मेरे टारगेट पेपर में जो भी शॉर्ट्स होंगे, मैंने मेरे टारगेट पेपर में जो भी शॉर्ट्स हैं वो उसमें से करना है तुम्हें। तो मैं तुम लोगों को रिव्यू का पैटर्न बता दूं, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स रिव्यू करना है तुम लोगों को, उसके बाद लॉन्ग्स रिव्यू करने हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट्स पे आना है। ये नहीं कि पहले शॉर्ट लेके बैठ गए। शॉर्ट का पार्ट भाई सबसे कम होगा, थियोरेटिकल शॉर्ट का पार्ट सबसे कम होगा, न्यूमेरिकल्स का पार्ट ज्यादा है, फिर उसके बाद लॉन्ग्स का पार्ट ज्यादा है, फिर उसके बाद शॉर्ट्स का पार्ट ज्यादा है। तो पहले लॉन्ग रिव्यू करना, पहले न्यूमेरिकल रिव्यू करना, फिर लॉन्ग्स रिव्यू करना, फिर अपने आना शॉर्ट्स पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी पूरी एक लंबी सी वॉइस मैसेज थी तुम लोगों को, एक पैटर्न दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए फिजिक्स का, कि कल क्या कहानियां बन के आ सकती हैं। और अब अपने दिमाग से सारी चीजें हटा देना और मेरे सिर्फ इस वॉइस मैसेज पे फोकस करना, इस वॉइस मैसेज के पॉइंट्स को नोट करना। तुम लोगों को कल बहुत फायदा देगा अल्लाह ताला, जिस तरीके से मेरे पहले की वॉइस मैसेजेस से तुम लोगों को फायदा मिला है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कल तुम लोगों की मदद करेगा और तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। कल नहीं, 17 तारीख को। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे दुआ, कल मेरी बात को समझोगे, सुनोगे, नोट करोगे, और मुझे दुआओं में याद रखना। बहुत दुआओं की जरूरत है तुम लोगों की। ठीक है, और अल्लाह हाफिज।